और वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.1 है। तो क्वेश्चन जो है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब मैं समझा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि अगर नोटबुक की प्राइस जो है वो पेन से दुगना है तो अब आप उस सिचुएशन को यानी इस स्टेटमेंट को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखें, यानी जिसमें दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होंगे। तो उसके लिए हम कैसे इसको लिखेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसका, चूंकि सवाल जो है वो यही कह रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, अगर नोटबुक की कॉस्ट को हम एज्यूम करते हैं x और कॉस्ट ऑफ पेन जो है उसकी एज्यूम करते हैं y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि नोटबुक की प्राइस दुगना है पेन से, तो क्वेश्चन के मुताबिक हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू y, यानी ये हो गई नोटबुक की प्राइस, ये हो गई y जो हो गई ये होगी पेन की प्राइस। तो पेन की प्राइस दुगना का मतलब हो गया ट्वाइस, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स पेन जो बराबर होता है वो है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x चूंकि इज इक्वल टू के राइट साइड में है, जब इक्वल राइट साइड से हम इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ प्लस में है, ये इसकी प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचा 0। तो ये हमारा आंसर, यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। एक हमारे पास है x, इसका कोफिशिएंट 1 है, और एक वेरिएबल है y जिसका कोफिशिएंट -2 है। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल टर्म है, बाद में देखेंगे हम। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो हमारे पास कुछ पार्ट्स है, उनको हमें इस एक्सप्रेशन में, इस जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी है इसमें हमें डालना है, और उसके बाद a, b और c की वैल्यू देनी है। पहले हम देखते हैं ये एक्सप्रेशन है क्या, और इसमें ये जो दिए गए हैं कुछ डिजिट्स, इनमें क्या मतलब है। तो चूंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। पहला वेरिएबल्स है जिसमें x और इसके साथ एक टर्म होती है, यानी डिजिट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ, और उसे कहते हैं कोफिशिएंट। तो x पहला वेरिएबल है, इसका अपना कुछ कोफिशिएंट होता है, जो a का मतलब हो गया वो कुछ भी हो सकता है, a 1 2 3 4 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल इसमें आता है y, और इसके साथ भी एक कोफिशिएंट होता है, वो भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है और प्लस हो सकता है। प्लस जो है वो तीसरा जो है, इस पे एक c जो है ये हमेशा होता है कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म जो होती है ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो आप अच्छी तरह से देखिए, ये इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर आपको दो वेरिएबल्स दिएंगे, एक x एक y, और दोनों के साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट हैं, यानी वो डिनोट करता है a और b को। अब a जो होता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी, इसी तरह b 1 2 3 4 5 कुछ भी, c भी 1 2 3 4 5 कुछ भी। एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर इसके साथ a, इसके साथ यानी x जो है वेरिएबल, इसके साथ कुछ नहीं है, अगर 2 है तो मतलब 2 है, अगर 3 है तो यानी कभी कभार कुछ नहीं दिया होता है, सीधा ही x लिखा होता है बिल्कुल, तो उसका मतलब ये हो गया कि 1x। इसी तरह अगर y के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो हो गया 1y। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान। हमारे पास सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। अब क्या करना है, इस पार्ट को हमें पहले जो क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन दी गई है उस सूरत में डालना है। तो उसको डालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि 2x है प्लस 3y तो है, यानी a वाला और b वाला हमारे पास वेरिएबल तो है। अब c यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो c को लाने के लिए क्या करेंगे, जो इज इक्वल टू इस साइड में जो वाली भी हमारे पास रकम होगी, जो भी हमारे पास रकम होगी उसको हम यहाँ लाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जब लाएंगे तो अगर यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आने के बाद प्लस हो जाएगी, जैसा कि मैंने लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू। लिखने से पहले इसको मैंने इंपोर्ट किया है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, 9.35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रह जाएगा, तो यहाँ 0 लिखने के बाद ये जो इक्वेशन है जो हमारे पास जो क्वेश्चन में दी बिल्कुल उसी तरह में आ जाएगी। अब इससे हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है।
अब ये देखा जाए तो ये हमारे पास 2a है, ये जो हमारे पास b है, यानी ये दो कोफिशिएंट है जो वेरिएबल के साथ है, और ये हमारे पास कांस्टेंट c है। तो a के बदले हम लिखेंगे 2, b के बदले यानी 3 और c के बदले माइनस। यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको, इसके साथ अगर माइनस है तो यहाँ पर जरूर माइनस लिखना पड़ेगा, अगर प्लस है तो कोई जरूरत नहीं है प्लस लिखने की। तो इस तरह जो ये हमारे पास सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट, x माइनस वाई डिवाइड बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है, तो यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर a, b और c की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर x जो वेरिएबल है इसके साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, और यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू लिखेंगे, a जो है हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है, इसी तरह b जो है हमारे पास y के साथ -1 है, और डिवाइड बाय 5 अपना जो लिखा है इसका वो रहेगा। तो इस तरह, और c जो है -10, c जो है ये -10 है। तो कोफिशिएंट यानी a b c की इक्वेशन तो पहले से ही रेडी है, तैयार है, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन a b c की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे दे दी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट जो है यहाँ पर -2x + 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी यानी a है हमारे पास, b मौजूद है, लेकिन c जो कांस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को इंपोर्ट करेंगे इस साइड, तो वहां 0 रह जाएगा। और ये 6 जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम चेंज करेंगे -2x + 3y माइनस जो उधर आएगा 6 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन तैयार होगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये -2 है, उसके साथ माइनस है यानी -2। b की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -6। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन, ये जो है पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर चौथा पार्ट जो है x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो बनाना पड़ेगा, यानी x पहले हम इसको लाएंगे यहाँ पर y बनाने के लिए, चूंकि इज इक्वल टू के इस साइड में है तो इंपोर्ट करेंगे, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया इज इक्वल टू, अब चूंकि अभी भी ये दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दो वेरिएबल हैं इसमें, कोफिशिएंट भी दो हैं, पर इसमें कांस्टेंट नहीं, तो कांस्टेंट चूंकि कुछ नहीं है मतलब 0, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें, यानी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट 0 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को, इक्वेशन को बनाने के लिए कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0, यानी हमारे पास कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, लेकिन इक्वेशन हमें बनानी जरूरी है, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू क्या है, x के साथ क्या है 1, b यानी y के साथ क्या है -3, और c के साथ क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है 0। ठीक है, अब ये पांचवा जो पार्ट है ये लगभग ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला हमने किया, 2x माइनस सॉरी यहाँ पर 2x इज इक्वल टू होगा, ये 2x इज इक्वल टू 5y। तो अब चूंकि इज इक्वल टू है, ये 2x यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इसको, चूंकि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू के उधर क्या रह जाएगा 0। अब चूंकि यहाँ पर भी हमारे पास जो कांस्टेंट नहीं है मतलब कुछ नहीं है, तो 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 0, कुछ नहीं है तो 0 इज इक्वल टू अपना ही 0 जो है। तो अब इक्वेशन बन गई, यहाँ पे हम a 2, b क्या आ गया -5, और c क्या आ गया 0। छठा पार्ट है 3x + 2 इज इक्वल टू 0। x है हमारे पास, कांस्टेंट भी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपके पास, यहाँ पर 3x यानी हमारे पास x वाला वेरिएंट है, यहाँ पर x जो है हमारे पास वेरिएबल है, इसके साथ कोफिशिएंट 2 है, उसके बाद 2 है, यानी ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा वेरिएबल नहीं है, y, यानी y वेरिएबल जो है वो यहाँ पर गायब है, यानी यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब है इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो y वेरिएबल है वो लिखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू जो है देनी पड़ेगी, यानी कितने y है यहाँ पर
कोई y नहीं है, 0 y है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 y। तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए लिखेंगे हम 3x प्लस, चूंकि यहाँ पर पहले y की वैल्यू लिखनी है और y हमारे पास कुछ नहीं है, कितने y है, 0 y प्लस 2, हमारे जो कांस्टेंट है वो 2 है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू दे सकते हैं 3, b की वैल्यू दे सकते हैं, b की कोई भी नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, y अब हमने अपने से रखा है, और c जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 2 था। y माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी अगर देखो, इसमें क्या था, y नहीं था, और इसमें क्या है, x नहीं है, बाकी सेम है। यानी यहाँ पर हमें x की जो यानी 0x है, हमें वेरिएबल x जो है हमारे पास, वेरिएबल जो x है वो 0 रखना है। तो यहाँ पर पहले चूंकि x आता है तो हमारे पास इस इक्वेशन में x कितने हैं, 0, y कितना है, प्लस 1y, या खाली y लिखेंगे, एक ही बात है, और कांस्टेंट क्या है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब बन गई इक्वेशन। अब a जो है हमारे पास वो 0 है, b जो है हमारे पास वो 1 है, और c जो कांस्टेंट है ये है माइनस 2, और यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर ये है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब आखिरी पार्ट देखिए, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या है, x का वेरिएबल और कोफिशिएंट दिया है, लेकिन y नहीं है, कोफिशिएंट भी है, x वेरिएबल है, y वाला नहीं, तो y कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो चूंकि पहले हम जब इक्वेशन बनाते हैं पहले x वैल्यू लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है इसके साथ माइनस है, माइनस 2x प्लस, अब y तो कुछ नहीं है हमारे पास, 0 है y, तो लिखेंगे 0y, और कांस्टेंट क्या है हमारे पास, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। अब a की वैल्यू दे दीजिए माइनस 2, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू 5। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको इक्वेशन भी बनानी थी और उसके बाद a, b और c की सिर्फ आपको वैल्यूज ही निकालनी थी। इस तरह हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स।